तो उसमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर कर वी वर एबल टू कि हमने लाइक ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके बाकी पार्ट हटा दिया एंड ऑब्जेक्ट की लाइक बाउंड्रीज आइडेंटिफाई कर दी। ये जस्ट एप्लीकेशन है उसकी। लाइक एज यू कैन सी हमने लाइक बाउंड्रीज को आइसोलेट कर दिया ऑब्जेक्ट की। अब व्हाट आर इमेजेस लाइक ठीक है, हम तो जिस तरह से परसीव करते हैं इमेजेस को नेसेसरली तुम्हारा कंप्यूटर उसको इस तरह से नहीं परसीव करने वाला। लाइक कंप्यूटर के लिए तो वो नंबर्स की अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको देखना है। रेड ग्रीन और ब्लू लाइक सारे कलर्स जो भी कंप्यूटर पे देखते हो वो बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इंटेंसिटीज लाइक वेब जॉब्स जैसे कि बेसिकली। तो तुमने देखा था जब जूम इन हुआ था तो लाइक यहाँ पर नंबर्स शो इन हो रहे थे, वो बेसिकली हर पिक्सल की रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यू थी कि लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरजीबी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब आरजीबी वैल्यू स्टोर कैसे होती है? वो एक 3D मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होती है। 3D बिकॉज 2 डायमेंशंस है, बिकॉज तुम्हारी ये जो इमेज है वो 2 डायमेंशनल है एंड थर्ड डायमेंशन है कि लाइक फॉर ऑल द कलर्स की आर की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है इस पिक्सल पे। तो वही मतलब ये आर की वैल्यूज हो गई, ये जी की वैल्यूज हो गई, ये बी की वैल्यूज हो गई। ट्रांसपेरेंसी है चौथा वाला नहीं ये इसमें सिर्फ एग्जांपल है, ये मतलब रियल इमेजेस की बात नहीं है। ये तो 4x3 की इमेज हो गई ना। नहीं इमेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। हाँ मतलब 4x3 इमेज भी मान सकते हो। नहीं 4 डायमेंशन नहीं होगा ना, नहीं फिर एग्जांपल है इस वजह से एरेज का एग्जांपल देने के लिए किया हुआ है। ठीक है। अब बीजीआर एचएसपी और ग्रेस्केल क्या होता है? मतलब बीजीआर हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज ह्यूमंस जो है हम तो इमेजेस में से बीजीआर में थोड़ा परसीव करते हैं। हम देखते हैं कि कलर कितना है एंड इंटेंसिटी कितनी है। तो एचएसपी यही है कि हम बीजीआर की लाइक बीजीआर में हमें कोई इमेज दी हुई है तो हम किसी फंक्शन के थ्रू उसे एचएसपी फॉर्म में कैलकुलेट कर लें कि इमेज का लाइक ह्यू क्या है, थोड़ा उसका कलर क्या है, वो कलर कितना सैचुरेटेड है एंड वैल्यू क्या है उसकी, कितना ब्राइट है। सो बीजीआर में आरजीबी में करते हैं मतलब वो है कि कौन सा कलर आप एरे में पहले पिगमेंट कर रहे हो, ब्लू ग्रीन रेड काउंट कर रहे हैं या फिर रेड ग्रीन का ऑर्डर है? मतलब मैंने एक बार ढूंढने की कोशिश की थी, तो जो अब आजकल जो मॉडर्न लाइब्रेरीज और फंक्शंस यूज करते हैं तो वो आरजीबी वैल्यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब और पीआईएलएफ 2 लाइब्रेरीज हैं जो आरजीबी फॉर्मेट यूज करती है, लेकिन ओपनसीवी बीजीआर फॉर्मेट करती है। तो एज ए लेगेसी रखा हुआ बीजीआर फॉर्मेट को, क्योंकि जो पुराने पहले कैमरास आते थे 80s के अंदर, उनके अंदर बीजीआर में स्टोर होता था। तो सिर्फ एज ए लेगेसी मेंटेन करने के लिए ओपनसीवी अभी भी बीजीआर में करता है, आरजीबी में नहीं करता है। लेकिन जो बाकी अब नए जो आ रहे हैं लाइब्रेरीज वो आरजीबी में सेव करती हैं। अभी देखो ना कि मैटप्लॉटलिब में कोई मतलब ओपनसीवी से इमेज एडिट करो, मैटप्लॉटलिब पे देखो उसके कलर से उल्टे सीधे रहेंगे। मतलब एक बार करके दिखा दूंगा। वही जो मैं बीजीआर के साथ बता रहा था, लाइक हम नेकेड आइज से तो हम आरजीबी में परसीव नहीं करते, तो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है ऑपरेशंस करते वक्त। इसलिए लाइक हम इसको एचएसपी फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। इसमें तो मार वैल्यू तो कर नहीं सकते इस इमेज में। जैसे इसमें तुम देख सकते हो कि मतलब
इसमें जो ये ऐसा कलर था उसमें रेड भी कुछ था, ग्रीन भी कुछ था, ब्लू भी कुछ था, बट मतलब तुम उसको प्रिसीव नहीं कर सकते हो उसको कि रेड कितना होगा, ब्लू कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, बट ह्यू सैचुरेशन लाइट जो वैल्यू है उसको तुम थोड़ा सा मतलब तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कभी भी, बट हाँ तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ जो हमारा ह्यू होगा वो 180 डिग्रीज के आसपास होगा और सैचुरेशन 33 होगा, लाइटनेस 55 होगी, तो उसके हिसाब से तुम फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करके बता सकते हो। और ह्यू क्या होता है, ह्यू तुम्हारा 0 से 360 डिग्री तक होता है, पूरा पूरा सर्कल होता है। वैल्यू तुम्हारा सैचुरेशन तुम्हारा 0 से 100 होता है, और जो वैल्यू होती है वो भी तुम्हारी 0 से 100 होती है। तो ये जो तुम व्हील देख रहे हो इधर, तो मैं इधर यहाँ पे, और वो रेड से शुरू होता है और रेड पे खत्म होता है, तो तुम इधर देख सकते हो ह्यू की वैल्यू 0 होगी। और अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाता जा रहा हूँ तो 360 357, और मैं इसको एक अगर टॉप पे ले जाऊंगा तो फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, क्योंकि ये व्हील है एक तरह से, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गया, तो 0 हो गया। और जैसे सैचुरेशन तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा सैचुरेशन वाली एक्सिस है, तुम समझ पा रहे हो सैचुरेशन का डिफरेंस क्या है सैचुरेशन और वैल्यू में। तुम्हारा सैचुरेशन क्या बता रहा है, मतलब कलर की इंटेंसिटी कितनी होगी ये सैचुरेशन बता रहा है, लेकिन वैल्यू उसकी ब्राइटनेस बता रहा है। तो तुम देख सकते हो उनकी रेंजेस क्या होंगी, वैल्यू की 0 to 100 और सैचुरेशन की भी 0 to 100 होती है, याद रख लेना बस ऐसे। ठीक है, कोई डाउट? आरजीबी में रेंज क्या होती है? आरजीबी के अंदर 0 से 255 तीनों की। तुझे तुम्हें दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो मतलब अभी कोई डाउट किसी को भी किसी भी चीज में? इमेजेस समझ में आ गया कैसे स्टोर होती है? मतलब अगर ये ऐसी तुम्हारी कोई इमेज है, ऐसे पीछे वो होगा, चैनल्स होंगे अलग अलग, ये R है, ये G है, ये B है। तो 3D कैसे हुआ ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे को ये पॉइंट पता मतलब कि इस पॉइंट पे R, G या B की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो कैसे होगी? तो पहले मेरे को ये 0 मतलब इमेज के अंदर ये मान के चलो ये तुम्हारा 0,0 होता है, यहाँ से तुम्हारा x होता है पॉजिटिव में, यहाँ पे तुम्हारा y होता है पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है इतना? अब ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और डेप्थ में जो भी होगा, जैसे ये इंडेक्स वैल्यूज तुम्हें पता है ना कि 0 से स्टार्ट होती हैं, इतना लिस्ट से पढ़ लिया होगा, तो ये तुम्हारा 0 होगा, ये तुम्हारा 1 होगा, ये तुम्हारा 2 होगा। समझ में आ रहा है इतना? तो अगर मेरे को ये पॉइंट पे अगर G चाहिए तो मेरे को मतलब फर्स्ट एक्सिस पे देखना पड़ेगा, मैं उसको एक्सिस बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट चैनल में देखना पड़ेगा, सही बात है, लेकिन पहले मेरे को इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे कैसे पहुंचूंगा? ये x की वैल्यू चाहिए होगी मेरे को, ये y की वैल्यू चाहिए होगी, सही बात है, मेरे को x चाहिए, y चाहिए, और फिर मेरे को जो भी ये R, G, B जैसे भी करना होगा वैसे कर लूंगा। समझ में आ गया 3D वैल्यू? समझ ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अभी लेकिन जब तुम एक्सेस करने की कोशिश करते हो तब तुम्हें x और y ना बता के तुम्हें रोज एंड कॉलम बताना पड़ता है। तो ये तुम्हारे मतलब कॉलम्स हो गए और ये तुम्हारे रोज हो गए, तो तुम्हें बताना पड़ता है तुम्हें किस रो में कौन सा कॉलम चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हमारे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। रो 5 में तुम्हें 0, 1, 2 सेकेंड कॉलम चाहिए, और उसमें फर्स्ट वो चाहिए। समझ में आ रहा है? इंडेक्स कैसे लिखोगे आप? अगर ये मेरी 3D एक्सिस वो है, लिस्ट है पूरी की पूरी, तो मैं उसको कैसे वो करूंगा? पहले मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? रो 4 में 0, 1, 2, 3, 4, रो 4 में गया, फिर उसके बाद कौन से कॉलम में जाना है? 0, 1, 2, 2 में गया। अब मेरे को कौन सा चैनल चाहिए? 0 मतलब रेड, फर्स्ट मतलब ग्रीन, और 2 मतलब ब्लू। तो समझ में आ रहा है? अब मेरे को ग्रीन चाहिए तो मेरे को 1 डालना पड़ेगा, अगर G चाहिए होता, अगर रेड चाहिए होता तो 0 डालना पड़ता, ब्लू चाहिए होता तो फिर 2 डालना पड़ता। समझ में आ गया एक्सेस कैसे करनी है? कोई डाउट इसमें? अब कोई भी अगर मैं अब मान लो ये एक इमेज ना होके अलग अलग बैचेस होते, एक मतलब अब मैं इसको एज अ 4D मैट्रिक्स सेव करना चाह रहा हूँ, ये एक इमेज है इसीलिए 3 आई है। अब मैं इमेजेस को ही स्टैक कर दूं अपने आप में, तो वो 4 में बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक और एक्सिस आ गई। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? जैसे अभी मैं इसको सेव करूंगा तो इसकी शेप क्या आएगी? मान लेते हैं ऐसे कोई भी वैल्यू 16x16 इंटू 3 क्यों? RGB 16 समझ में आया कैसे आया? ये तुम्हारा 16 और ये तुम्हारा 16। डाउट इसमें कोई?
नहीं, अब मैं इसमें एक और एक्सिस जोड़ देता हूँ, जैसे मान लो 4 इमेजेस हैं, तो अब मेरा इसकी शेप क्या बन जाएगी 4, 16, 16, 3। अब मेरे को अगर कोई एक इमेज एक्सेस करनी है तो मैं कैसे करूंगा? पहले मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा वो कौन सी इमेज है, फिर उसके बाद उसकी कौन सी रो है, फिर उसके बाद उसका कौन सा कॉलम है, फिर उसके बाद कौन सा उसका वो है चैनल है। समझ में आ रहा है कैसे डेप्थ के अंदर कैसे कैसे जाना धीरे धीरे करके? तो इसमें फर्स्ट 4 क्या करना बता सकते हो? अभी ये एक इमेज थी मेरी जिसके अंदर 3 चैनल्स थे। अब मैं ऐसी बहुत सारी अगर इमेजेस ले लूं तो भी मैं कर सकता हूं ना। तो ये 4 वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 तुम्हारी मान लो 4 इमेजेस हैं। अब पहले मेरे को इमेजेस में से एक इमेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसकी रो, फिर उसकी कॉलम, फिर जाके उसका चैनल। समझ में आ रहा है इसको? इसमें कोई डाउट किसी को? बस ठीक है। अभी फंक्शंस मतलब अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, सॉबल और कैनी। तो एक सेकंड, जो चैनल की वैल्यू होगी वो 0 1 या 2 ही हो सकती है। वही ना चैनल की मतलब अब वो डिपेंड करता है। अभी तुम्हारा कलर स्पेस क्या है, मेनली तो 0 1 2 ही होगी। अगर ग्रे स्केल है तो फिर कोई चैनल नहीं होगा, क्योंकि ग्रे स्केल क्या होता है, एक ही इंटेंसिटी होगी 0 से 255 के बीच में। जितना 0 होगा उतना ब्लैक होगा, जितना 255 के क्लोज होगा उतना व्हाइट होगा। एक ही वैल्यू है तो कोई चैनल नहीं होगा। ग्रे स्केल में एक सिंगल चैनल वो होती है। कोई डाउट? 4 चैनल्स नहीं होते। हाँ CMY के भी 3 चैनल्स हुए ना, बी नहीं आता उसमें कोई भी। वो मतलब जब तुम प्रिंटर में प्रिंट करते हो तब तुम्हारा बी आता है, बट ऐसे में CYM नहीं आता है। एक बार पीछे कर। सुन तो नहीं दे पाए। हाँ SDMX करेगा। हाँ चलो। हाँ थोड़ा सा एक ऐसे एग्जांपल हमने सेव करके रखा है। हाँ तो जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 इमेजेस हैं, एक रेड हो गई, एक ग्रीन है, हाँ तो जैसे 3 इमेजेस स्टैक कर रखे मैंने यहाँ पे, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब ये क्या तीनों एक ही इमेजेस के वो है। तो जब मैं इनको कंबाइन करूँगा और इधर फॉर्म ये तुम्हारी ओरिजिनल फिल्म और वो थी। ऑनेस्टली मैं यही थी। इसी को मैंने स्प्लिट करके RGB चैनल्स में वो किया था, और जब इनको एक ही फ्रेम में रखता हूँ तो फिर वापस से मिल जाता है। अच्छा अगर मेरे को एक इमेज का सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल चाहिए होगा तो मैं कैसे करूँगा? एक बार बता सकते हो कोई भी? एक पूरी इमेज का मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेड चैनल चाहिए, मेरे को बाकी दो नहीं चाहिए। कैसे कर सकते हो? कुछ आप बता सकते हैं? सारे पिक्सल पे 0 रीड और 0 हाँ सारे पिक्सेल्स पे जो 0 और की वैल्यू को नहीं, मैंने बोला मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल की चाहिए। अब मेरा मतलब कि तुम्हारा अगर इनपुट 16x16x3 है, मेरे को वो इनपुट आउटपुट 16x16x1 चाहिए, और ये 1 तुम्हारा रेड होना चाहिए। कोई बता सकता है कैसे होगा? जो तू बोल रहा है 0 कर दो, उसमें हाँ तुम्हारी वैल्यू 0 है, बट उसमें चैनल से फिर भी 3 रहेंगे ना, ठीक है? बट मेरे को चैनल एक ही चाहिए। कोई बता सकता है? दूसरा एरे बना के वैल्यू उसमें सिर्फ 0 0 लास्ट डायमेंशन 0 थर्ड डिमेंशन Dimension की चाहिए length ही ही वही बढ़ पॉइंट है, जाएगा। 2 ही डायमेंशंस चाहिए। 16x16 की एरे बना देंगे, हाँ और उसके अंदर जो R चैनल की वैल्यूज है उसको कॉपी कर लेंगे। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? ठीक है। इसमें मतलब कैनी एक एज डिटेक्टर है, वैसे ही सोबल एक एज डिटेक्टर है। इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो भी आगे मैंने बताया होंगे। ठीक है। अभी कैनी का एक पूरा प्रोसेस होता है कि मतलब उसको पहले रिड्यूस करनी पड़ती है नॉइज गॉसियन स्मूथिंग से, फिर ग्रेडियंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद नॉन मैक्स सेपरेशन लगाना पड़ता है। मैं बता दूंगा क्या होता है सब कुछ। हिस्टेरेसिस थ्रेशोल्ड करना पड़ता है, वो भी मैं एक बार बता दूंगा। बट तुम्हें समझ में आ रहा है, एक प्रोसेस होता है कैनी को निकालने के लिए। और सोबल मतलब एक फंक्शन है जिसको इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं और ऐसे एजेस आ जाती हैं। ठीक है।
अभी आगे मतलब सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं ढंग से, बस तुम्हें ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि कैनी और सॉबर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। कि इसमें सॉबर में डायरेक्ट एक ही स्टेप होता है, एक ही फिल्टर होता है, उसको लगाते हैं और तुम्हें ऐसी इमेज मिल जाती है। बट कैनी में पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके तुम्हारे को एक एजेस मिलती है। तो अभी कॉन्वोल्यूशन पे आ जाते हैं सबसे पहले। मतलब एक एग्जांपल से अभी मैं ट्राई करता हूँ। अभी मान लो कि मतलब मैंने ये इंटरनेट पे ही पढ़ा था, हॉस्पिटल एग्जांपल बहुत फेमस ही है वैसे, ठीक है। तो अभी मान लो कि एक टाउन के अंदर डिजीज फैल चुकी है, ठीक है, और हर बंदे को उस डिजीज की वो चाहिए, 3 डोजेस चाहिए हर, मतलब ये तुम्हारा ये लिस्ट जो है ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। और 3 डोजेस हर बंदे को 3 डोजेस चाहिए एटलीस्ट उस डिजीज को काउंटर करने के लिए। इसमें अगर मेरे को अब टोटल डोजेस बतानी होगी तो तुम कैसे बताओगे कि मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है एवरी डे और हर एक बंदे को 3 डोजेस चाहिए, तो मेरे को टोटल अपने हॉस्पिटल में कितनी डोजेस रखनी होंगी बता सकते कोई? सम करके इंटू 3 कर दोगे डायरेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे कोविड में हमने किया था, सबको 2-2 डोजेस लगी थी, है ना। तो उसको अब मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब तुम्हारे मंडे 1 3 2 5 अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तुम्हारा नंबर ऑफ पीपल है जो हर दिन हॉस्पिटल में आ रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को, ठीक है। लेकिन अब उसको काउंटर करने के लिए डिजीज को मेरे को 3 डोजेस देनी पड़ेंगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। समझ रहे हो? मतलब पहले दिन मेरे को 1 डोज देनी है, दूसरे दिन पहले दिन पे 3 देनी है, तो दूसरे दिन पे 2 देनी है और तीसरे दिन पे 1 देनी है। मतलब कि मान लो, चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले दिन पे मेरे को 3 देनी है, दूसरे दिन पे 2 देनी है और आखिरी दिन पे मेरे को 1 डोज देनी है। अब मेरे को कोई बता सकता है कैसे निकालोगे? फर्स्ट एरे का सम करके सेकंड एरे के सम से मल्टीप्लाई करके। तू बोल रहा है कि मैं इसको टोटल 6 डोज हुई 3 दिन के मिला के। हाँ, तो 1 into 6 वो उनका सम करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसको होल्ड करके रखी थॉट को, तो आंसर लिख ले, नोट कर ले, तो मजा आएगा, ठीक है। ये आंसर है बदल। तो अभी थोड़ा सा सोचो इसमें क्या है कि हर बंदे को, जो पहले दिन बंदा आया उसको पहले दिन 3 डोजेस लगेंगी, तो मंडे को मेरे को कितनी डोज लगी? 3 डोज लगी, है ना। मैं हर दिन पे जा रहा हूँ, अब ट्यूसडे को 3 लोग आए, अब उन तीनों को पहली डोज लगेगी, सही बात है। लेकिन उस जो मंडे वाला था उसको भी तो सेकंड डोज लगेगी, है ना। तो तुम्हारा टोटल क्या हो गया? 3 into 3 9, 9 + 2 11 हो गया। ट्यूसडे को तुम्हारा 11 हो गया। अब वेडनेसडे को वैसे ही सेम, अब वेडनेसडे को तुम्हारे कितने लोग आए? 2 लोग आए, तो उसके हिसाब से 2 लोगों को 3 डोजेस लगनी थी वैसे फिर। लेकिन अब ट्यूसडे वालों को 2 डोजेस लगनी थी, मंडे वालों को 1 लगनी थी। तो समझ लो तुम्हारी कैलकुलेशंस कितनी बढ़ गई। तो इसको मतलब सॉल्व करने के लिए कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब तुम ऐसे डोर्स बना लो, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा फर्स्ट डोर है जिसके अंदर तुम्हें मतलब, अब जब तुम पहली बार आए हो हॉस्पिटल में तो तुम्हें इसी रूम के अंदर जाना है जहां पे तुम्हें 3 डोजेस लगेंगी। फिर जब तुम अगले दिन आए हो तो तुम्हें इसी डोर के अंदर जाना है जिस दिन तुम्हें 2 डोजेस लगेंगी। फिर तुम्हें अगले डोर के अंदर जाना है जिसके अंदर तुम्हें 1 डोज लगेगी। और जैसे तुम इस डोज से पार हो जाओगे तो तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन जो भी है खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब वो बोल रहा है कि इसको तुम फ्लिप कर दो, तो 6 5 2 3 1 ऐसे करो, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस लिस्ट को आगे आगे बढ़ाते रहो धीरे धीरे। तो वो कह रहा है कि अब इसको तुम ऐसे करो 6 5 2 3 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो मंडे को तुम्हारा कितना हो गया? 3 डोजेज हो गई। इसको और शिफ्ट करोगे तो 6 5 2 3 और 6 5 2
1। अब क्या होगा 3 मतलब कि जो सा आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो 3 into 3 9, 9 plus 2 11, ट्यूसडे को 11 हो गया। अब इसको और आगे शिफ्ट कर दो 6 5 2 3 1 1 पे 1, ठीक है। वेडनेसडे तो तुम्हारा क्या होगा 6 6 कितना हो गया, क्या बोला 13 ना। 6 5 2 3 1। अब इसका तो कुछ नहीं हुआ, ये तो हो गया, इसका तो डन हो गया, जो पहला वाला आया था उसका हो गया। बट अब इधर वापस 3, तो 3 4 15 कितना हुआ 22 6 5 2 3 1। इन दोनों का कुछ नहीं बचा, फिर ये करोगे पक्का ना 30, फिर एक और बार करोगे 6 5 3 2 3 1। इसको रखोगे वापस फ्राइडे। अब सैटरडे को तुमको कितनी 17, संडे को कितनी डोज होगी 6 होगी। तो अब इस सबको ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल मिल जाएंगी, सही था। पर नेट नंबर डोज तो उतने आएंगे ना, नेट नंबर तो मेरा सही आएगा। अरे हर इंसान को वो डोज चाहिए। अरे ये सही है, वो आंसर सही है, वो इसलिए सही है। बट टेक्निक बतानी थी इसका क्या मतलब, सिर्फ इसमें यूजेस तो बट इसमें तुम्हें पर डे का मिल गया, ठीक है। मतलब कॉन्वोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, मेन पर्पस ये था। इस पे कोई डाउट? वो उधर हम फ्राइडे तक हमारे पास डेटा है, मतलब फ्राइडे को 6 पीपल आ रहे हैं, हाँ बट सैटरडे संडे का नहीं है। बट हमने इसमें निकाला सैटरडे संडे तक है, जब तक फ्राइडे की तीनों डोजेस नहीं लग गई, इसलिए सेम आया है। अगर हम सैटरडे संडे का नहीं निकालते, हम फ्राइडे पे ही रुक जाते, तो फिर आंसर अलग आता। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो अगर एक बार फ्राइडे को अगर बंदा घुस गया तो उसको तीनों डोसेस फिर भी लगानी ही पड़ेंगी। जो 3 डोज है उससे तो निकलना ही पड़ेगा ना, फिर तो उससे आ ही जाएगा। तो उसी मतलब उसको इसी 3 डोज से तो निकलना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो बीच में छोड़ देगा, उसको तीनों एक बार शुरू कर दे तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। कॉन्वोल्यूशन में कोई डाउट? अभी इसको सेम मतलब एज अ फंक्शन लिखते हैं। मिनट्स का बोला है क्या? कोई नहीं बना रहा मिनट्स, हर दिन याद रखना पड़ेगा। कौन बनाएगा आज की फिर मिनट्स? नहीं, कोई वॉलंटियर नहीं, मैं फिर रैंडम निकालूंगा, दिमाग से रैंडम निकालूंगा। आई डोंट हैव वॉलंटियर इन सब चीजों में, तो ऐसे भी साथ दे रहे हैं, हर ग्रुप का है तो एक चल रैंडम कर दे। कौन से 2 ग्रुप हो गए? एक तो दक्ष का ग्रुप था और तो चलो आज पहला वाला ग्रुप, वल्ला शिवांग धवन और आयुषी। इसका पीडीएफ पहले सेंड कर सकते हैं इसका स्लाइड्स का। ये तो भाई है, एक तो है भाई तुम्हारे पास, ये वर्कशॉप वाली स्लाइड ठीक है। हमने इनको ढंग से नहीं मतलब कि इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था उसने, उस टाइम ये सब एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए आप भी कर रहे हैं। पूरा सब पढ़ लेंगे मतलब, तो पीछे से बैक जाना होता है मतलब वो बेसिकली बोल रहा है प्रेप करके आया। हाँ, पहले से आप अगर आप वैसा एक दिन पहले सेंड कर दोगे तो हम पहले से थोड़ा रीड करके पूरा। मतलब ठीक है, ये अब तो सारा हार्डवेयर का ही है मेरे हिसाब से, तो अब तो फर्क नहीं पड़ता है। कल तो हमने कोड करवाने से वो सिर्फ आज का ये थ्योरी बेस है, बाकी सब तो फिर हार्डवेयर ही है। तो देख लेंगे, हम भेज देंगे। और ये भी जब मतलब क्लास हो गया 6 बजे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, रात को 2:30 बजे भेज देना, अभी भेज दो। अच्छा वो कल हार्डवेयर का था तो फिर मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये स्लाइड सब प्रिपेयर्ड है तो मैं भेज दूंगा 6 o'clock भेज दूंगा, बल्कि मैं शायद तुम्हारी ब्रेक में भेज दूंगा। तुम्हें ये फंक्शन का समझ में आ रहा है, ये t माइनस बीटा समझ में आ गया। अब मतलब इसमें फंक्शन मान लेता हूं मैं f ऐसे है और g मेरा वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं ऐसे है, ये g है
और ये f है, तो f ऑफ टाउ तो नॉर्मल यही हो जाएगा। अभी g में क्या हो रहा है कि माइनस टाउ है, माइनस टाउ मतलब ये फ्लिप हो गया एक बार, तो g तुम्हारा एक बार फ्लिप हो गया तो ऐसा हो जाएगा, सही बात है। और एक बार t है यहाँ पे माइनस टी प्लस थोड़ा सा शिफ्ट होगा, है ना, प्लस टी से कुछ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये पहले जीरो था तो अब ये t बन जाएगा और ये कुछ जीरो होगा। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब ये क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट हो रहा है और मैंने पहले मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेट हो रहा है। तो तुम्हारा इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा g था, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। अच्छा ये t के रिस्पेक्ट में चल रहा है पर t का वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है इसमें? मतलब g तुम्हारा यहाँ से आया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ जो भी था और फिर उसके बाद ऐसे पूरा पूरा कॉन्क्लूड हो रहा है पूरे पूरे f फंक्शन के अंदर। तो अगर वो यहाँ पे कहीं पे है तो तुम्हारा f तो हमेशा जीरो है, तो तुम्हारा इंटीग्रल हमेशा जीरो आएगा। और इस एरिया के अंदर भी f तो हमेशा जीरो है, तो तुम्हारा इंटीग्रल हमेशा जीरो आएगा। अब स्टार्ट कब होगा इंटीग्रल आना? सबसे पहले यहाँ पे आएगा जब कुछ यहाँ पे एक वैल्यू थी होगी, इस पॉइंट पे कुछ f की वैल्यू थी, कुछ g की वैल्यू थी, उसको मल्टीप्लाई किया, उसको माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिट क्या बोलते हैं ऐड किया, तो फिर जाके कुछ ऐसे वैल्यू आएगी, फंक्शन ऐसे आएगा। इसमें फंक्शन का मैं बता देता हूँ, जैसे तुम अब कर रहे हो इसको तो एरिया इंक्रीज होते जा रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी बड़ी वैल्यूज आती रहेंगी, बार बार आती रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो उनका वो था कॉमन एरिया था वो वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो डिक्रीज हो रहा है और फिर वापस जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। कोई डाउट इसमें? और ये क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव होती है प्रॉपर्टी, ये कॉन्वोल्यूशन के लिए वो है कि g क्रॉस f इज इक्वल टू f क्रॉस g। कोई डाउट? अगर तुम ट्राई करके देखो। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे को फ्लिप करना है एक फंक्शन को, तो मैं किसी भी फंक्शन को फ्लिप कर सकता हूँ। अभी जो f है वो मतलब बाय चांस मैंने ऐसा फंक्शन लिया जिसको फ्लिप करके वही फंक्शन आ रहा है, बट अगर मैं कोई और फंक्शन भी लूंगा तो किसी को भी एक को भी फ्लिप कर दूं, आंसर तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। इसमें कोई डाउट? अब ये है कॉन्वोल्यूशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन के अंदर ये जो हम फ्लिप कर रहे हैं वो फ्लिप नहीं होता, ये टाउ माइनस टी होता है, तो वो फ्लिप नहीं होता है, तो इसलिए f कॉन्वोल्यूशन g इज नॉट इक्वल टू f। इसमें कोई डाउट? क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले के अंदर हम फ्लिप कर रहे थे तो इसीलिए सेम वैल्यूज आ रही थी कोई भी एक फंक्शन फ्लिप करके, बट अब दूसरे कोरिलेशन के अंदर हम फ्लिप नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि टाउ माइनस टी है, पहले में टी माइनस टाउ था तो माइनस टाउ था तो फ्लिप हो गया, बट इसके अंदर टी टाउ माइनस टी है तो फ्लिप नहीं होगा इसमें, तो ये क्या बोलते हैं वो नहीं होगा। देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन है वो a to c ऐसे कुछ है और दूसरा फंक्शन है b to d। अब जब मैं पहले फ्लिप कर रहा था तो क्या हो रहा था, c और b वाला एंड आ रहा था साथ में और a और d एंड साथ में आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं फ्लिप नहीं करता हूँ तो a और b एंड साथ आएगा, c और d एंड साथ आएगा, है ना। और अगर मैं इसकी जगह ऐसे करता हूँ b d ऐसे लेता हूँ तो फिर तो b एंड साथ आएगा और एक मिनट से सॉरी क्या होता है तो एक मिनट मेरे पास दो ग्राफ्स हैं ऐसे कुछ। तो जब मैं कन्वॉल्व करते वक्त इसको फ्लिप किया था तो ये वाला एंड और ये वाला एंड हमेशा साथ में कन्वॉल्व हो रहे थे, तो जब मेरे पास साथ में चल रहा था सेम वाला था। लेकिन अब मैं जब कर रहा हूँ तो इसका एंड ये वाला साथ में आ रहा है और दूसरी बार में ये वाला दो एंड साथ में आ रहा है, तो जब पहली बार ले रहा तो वैल्यूज उल्टी होगी, समझ रहे हो? आया समझ में? अगर डाउट है तो फिर से बता देता हूँ। नहीं समझ आया? देखने का देखने इसी वाले वीडियो से भी देखते हैं। हाँ तो जैसे मेरे पास फंक्शन है कोई, ये दो फंक्शंस हैं, मान लो यहाँ पे वैल्यू a है, यहाँ पे वैल्यू b है, यहाँ पे वैल्यू c है, यहाँ पे वैल्यू d है, ठीक है। ये f हो गया, ये g हो गया, दिख रहा है सबको? ठीक है। अब मैं जब पहली बार कन्वॉल्व किया था, मैंने कन्वॉल्व जब किया था तो क्या हो रहा था, मैंने इसको फ्लिप किया मान लो तो b a हो गया और यहाँ पे c d हो गया, है ना। और जब मैं इसे कन्वॉल्व कर रहा था तो ए सी वाला पार्ट आया था साथ में, फिर लास्ट में बी डी वाला पार्ट से बन के वो जा रहा था, है ना। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ जब मैं इस बार कर रहा हूँ, अब मतलब अगर मान लो सी डी को वैल्यू को फ्लिप करता तो ये होता है डी सी
और फिर मैं ए बी के साथ लाता तो वापस से सी एंड साथ में आ रहा था, बी भी एंड साथ में आ रहा था, ठीक है। अब लेकिन जब मैं सीधे वो कर रहा हूँ कोरिलेट, तब क्या हो रहा है कि मैं सीधे यहाँ पे चला रहा हूँ, बी सी एंड साथ में आ रहा है, ए डी एंड साथ में आ रहा है, और पहले बी सी एंड आ रहा है, लास्ट में ए डी एंड आ रहा है। लेकिन जब मैं उल्टा कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले डी एंड आ रहा है और फिर बाद में बी सी एंड आ रहा है। समझ रहे हो? कोई डाउट? मतलब इनका ग्राफ सेम लेना चाहिए या फिर एरिया सेम ही आना चाहिए? एरिया सेम है, ग्राफ एरिया सेम ही आना चाहिए। एरिया सेम है, मतलब उस ग्राफ की टिप्स अलग अलग टाइप ऑलमोस्ट इन्वर्टेड होगा। और ऑटो कोरिलेशन क्या बोलते हैं, जब अपने आप से कोरिलेट होता है तब वो आता है, देख सकते हो उसमें। दूसरे वाले में वो आ जाएगा ना f of g of t equals g of f of minus t। मतलब माइनस नहीं आएगा टेक्निकली, टी कुछ बीच में एक वो भी आएगा, टी के माइनस में हाँ, कोई एक कांस्टेंट आएगा, अल्फा माइनस ऐसा कुछ आएगा, शिफ्टेड आएगा। फ्लिप्ड हो जाएगा। तो ऑटो कोरिलेशन में जब अपने आप से कोरिलेट होता है तो ऐसा आता है, और ये क्रॉस कोरिलेशन मतलब किसी और फंक्शन के साथ क्रॉस, और ये कॉन्वोल्यूशन। कोई डाउट? मतलब ये तो जस्ट फंक्शंस तुम्हें बता दिए, बट असलियत में ये ऐसे ही तुम्हें काम में आएगा। तो ये अभी नहीं बता रहा, मैं आगे उस पर बताऊंगा। बट इसमें मतलब तुम फिल्टर्स लगा के कॉन्वोल्यूशन कर सकते हो। अभी ग्रेडियंट्स पे चलते हैं। अब पहले ये फंक्शन है, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये 0 है, ये तुम्हारा मान लीजिए 1 है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि तुम्हारी कोई ऐसे इमेज थी जिसके अंदर ये कुछ वाइट कलर का ऑब्जेक्ट था और ये पूरी पूरी स्क्रीन ब्लैक थी, तो ये वाइट है और ये सारा का सारा ब्लैक है, ठीक है। अब मान लो कि तुम यहाँ से आ रहे हो, सब 0 0 0 क्योंकि ब्लैक है, अचानक से इंक्रीज हुआ 255 पहुंचा क्योंकि वाइट था, कुछ मेंटेन हुआ कुछ देर के लिए और फिर वापस 0 हो गया। समझ रहे हो? ये समझ में आ गया ग्राफ कैसा है? एज इन मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे जो है ये एज है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? सेम इसमें भी, ये केस में भी ये एक एज है। समझ रहे हो? मतलब अचानक से जो अब्रप्ट चेंज आ रहा है उसको तुम एजेस बोल सकते हो। अब एजेस किस किस तरीके की हो सकती है? एक एज होती है कि कलर के बेस पे व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। एक हो जाती है कि डेप्थ के बेस पे एजेस सेम अलग अलग आ जाए, है ना। और कुछ सोच सकते हो एजेस और किससे एज आ सकती है? एक हो गया तुम्हारा डेप्थ की वजह से एज आ रही है, एक हो गया कलर की बेसिस पे आ रही है, और इंटेंसिटी की वजह से अलग अलग आ सकती हैं। बस और कुछ आ रहा है दिमाग में? ठीक है, बस तुम्हें समझ में आ गई एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है। अब इसके अंदर ग्रेडियंट हम निकालते हैं। ग्रेडियंट सबको निकालना आता है, MTH 112 सबने किया, तो इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है ये ग्रेडियंट कैसे आया? समझ में आ गया? इस पे कोई डाउट है? तो अब तुम्हारा ये वाला पीक और ये वाला पीक एज इन एजेस हो जाएंगे अपने आप। समझ रहे हो मैंने एजेस कैसे निकाले? इस इमेज से मैंने एजेस कैसे निकाले अपने आप? जैसे ही मैंने उसको एक बार ग्रेडियंट कर दिया, उसके मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया x के अबाउट, तो तुम्हें अपने आप वो मिल गए, एजेस मिल गए। तो जो भी तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम होगा वो तुम्हारा एजेस हो जाएंगे। या फिर इसका मॉड ले लो, तो जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो तुम्हारे एजेस हो जाएंगे, ठीक है। बट इस एज में क्या है? इस एज में तुम्हारे पास एक वो है, क्या बोलते हैं, एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, प्लस एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है ना। तो तुम्हारे पास इधर मैग्नीट्यूड भी है और तुम्हारे पास एक डायरेक्शन भी है। अब तुम इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि डबल डेरिवेटिव ले लो। जब तुम डबल डेरिवेटिव लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब एज कहाँ आएगी? अब तुम्हारा जीरो क्रॉसिंग पे एज आएगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर तुम्हारे पास डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ये समझ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें डायरेक्शन है, मतलब कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो कि तुम्हें अभी एक एक्सिस में दिखेगी। जो जब तुम्हारे पास दो एक्सिस होंगी तब तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा। बट इसमें तुम्हारे पास कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तुम्हें बस पॉइंट पता है कि कहां पर तुम्हारी एजेस होंगी। कोई डाउट?
मैं डायरेक्शन वाला नहीं समझा। हाँ डायरेक्शन कैसे, मतलब कि अभी तुम्हें क्लियरली विजिबल नहीं है डायरेक्शन का, क्योंकि अभी एक एक्सिस पे, जब दो एक्सिस पे जाएगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं एक्सिस मतलब कि डायरेक्शन के एक सेंस बोल रहा हूँ। इस पे तुम देख सकते हो एक नेगेटिव आई, मतलब एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव एजेस आ सकती हैं, तो उसको एज इन डायरेक्शन मिल गई ना कि कुछ तो या तो पॉजिटिव में कुछ एज होगी या तो कुछ नेगेटिव में एज होगी, बट इसमें तुम्हारे को कोई सेंस नहीं है, हमेशा जीरो ही आ रहा है। तो जब भी जीरो आएगा तब तुम्हारी वहां पे एक एज हो जाएगी, जीरो क्रॉसिंग पे एज हो जाएगी। हम इस बेस पे नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। क्या चीज? जैसे सेकंड जो सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है, हाँ। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है जब जीरो क्रॉस कर रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हाँ, है। तो ऊपर वाली फिर एज भी ऐसा आएगी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड ऐसे बोल रहा है पार्ट, हाँ, लेकिन हमारा पॉइंट तो सिर्फ एक ही है ना, तो उसके डायरेक्शन की सेंस क्या होगी? ठीक है। वैल्यू जब तुम्हारी जीरो है तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? मतलब हो सकती है जीरो वेक्टर भी होता है, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि जीरो क्रॉसिंग पे हम लेते हैं हमेशा। तुम्हें ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तुम्हें आगे टू एक्सिस में ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार बता देता हूं तुम्हें। अब मानो तुम्हारी जो, अब मैं प्रॉपर 2D एक्सिस ले रहा हूं, तो अब ये एज है तुम्हारी, तो तुम्हें अब दो मतलब दो एक्सिस में तुम अब डिफरेंशिएट कर सकते हो कि तुम्हारा जो इमेज है डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाए या फिर डेल एफ बाई डेल वाई हो जाए। समझ रहे हो? इसमें कोई डाउट? तो इसमें क्या होगा, इस इमेज के अंदर मतलब मान लो अगर ये पूरा पूरा वाइट है तो कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। सही है? कोई डाउट इसमें? क्यों होगा? समझ में आ रहा है? मतलब इसमें एक डेरिवेटिव कौन सा जीरो हो जाएगा? हाँ, डेल एफ बाई डेल वाई क्यों जीरो होगा? ये वाई एक्सिस होगी ना, तो तुम्हारा x जीरो हो जाएगा, है ना? इसमें समझ में आया डायरेक्शन कैसे मिली? अब मानो कि मैं ऐसे ले लेता हूँ एच को, ऐसे है कुछ, तो तुम्हारे को अब तुम क्या करोगे? डेल एफ बाई डेल एक्स करोगे और डेल एफ बाई डेल वाई करोगे, तो तुम्हारे को दो ऐसे मिलेंगे, वेक्टर्स मिलेंगे। अब उसको तुम लेके इसकी एज का वो बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो किस साइड पे। इसमें समझ में आ रहा है? अब मैं मतलब अब तो नॉर्मल वेक्टर्स का वो हो गया, मैग्नीट्यूड बतानी है तो फिर इनका मॉड ले लो, नॉर्म ले लो, और अगर tan थीटा बताना है तो तुम उसका वो ले लोगे, इनवर्स ले लोगे। उससे समझ में आ रहा है तुम कैसे निकाल सकते हो, उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, और तुम्हारे को उसकी मैग्नीट्यूड पता चल गई। लेकिन अब तुम इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारे को सिर्फ ये एज पता है, तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन की सेंस नहीं होगी कि किस साइड एज जा रही है। कोई इसमें डाउट? अब मतलब ये तो सारे फंक्शंस की बात हो गई, तो अब मैं इसको इमेज के ऊपर कैसे अप्लाई करूंगा, तो ये वो है, थोड़ा सा जूम। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है। इसमें कोई डाउट है? डेल आई बाई डेल एक्स, ये तुम्हारा आई था, तो मैंने एक्स के अंदर डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है? आई प्लस प्लस माइनस जे, आई प्लस में अपॉन 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये तुम्हारा डिस्टेंस था। इसमें कोई डाउट? सेम डेल वाई में ले लिया, 2 एप्सिलॉन क्यों आया? क्योंकि ये भी एप्सिलॉन है, तो मैंने वाई के अंदर डेरिवेटिव ले लिया। एक बार सोच के देखो, कोई डाउट है इसके अंदर, इस केस के अंदर? ट्वाइस क्यों एप्सिलॉन? हाँ, क्योंकि दो बार हुआ ना, एक तो एक इस बार के लिए और एक इस बार के लिए, तो दो बार हुआ ना। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? एक बार देख लो, ढंग से सोच लो एक बार। ये हमने रो का एवरेज टाइप क्यों लिया? एक ही रो में क्यों नहीं करा? हाँ, तो नहीं करना 2/2 अच्छा वाई भी चाहिए। बेसिकली सराउंडिंग एरिया में जो भी कंसेक्टिव ब्लॉक्स में डिफरेंस आ रहा है उन सबका एवरेज तुम्हें और अप्रॉक्सीमेट दो ब्लॉक्स तो लेना पड़ेगा ना। नहीं, एक के ऊपर भी कर सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मतलब ऐसे तुम एक बार ऐसे कर रहे हो 1x2 से 1x2 से, इसमें मतलब फालतू में हो सकता होगा कम्युनिकेशन। समझ में आ गया इसका? निकाल लोगे अपने आप अगर मैं करूंगा तो इसको तुम मतलब एज इंप्लीमेंट कर रहे हो कॉन्वोल्यूशन के लिए, ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। इसमें कोई डाउट है? ये कैसे आया है? इसमें क्या आ रहा है कि ये तुम्हारा अगर ये
-1 -1 1 1। अब तो इनको कॉन्वोल्यूट करोगे इमेज के अंदर, तो ये जो अगर एज होगी तो ये वाली वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो तुम्हारी एज क्लियरली विजिबल हो जाएगी। सही बात है। अब इसमें कौन सी एज विजिबल होगी? जो भी तुम्हारी y एक्सिस वाली एज थी वो विजिबल हो जाएगी। सेम अगर उसके अंदर करोगे 1 1 -1 -1, तो इसमें ये वाली जो एज थी x एक्सिस की जो एज थी वो क्लियरली विजिबल हो जाएगी। इसमें कोई डाउट? इसमें तुम्हें आगे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। बस ये अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स हैं। जैसे इसमें मैंने ये एक फिल्टर है ना, वैसे ही अलग अलग फिल्टर्स हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? -1 -1 0 0, ये मतलब समझ में आ गया इसका क्या है? इसमें कौन सी एज विजिबल होगी? पीछे वो नंबर्स तक कैसे पहुंचे थे वहां ऊपर से? हाँ, ये नंबर्स सिर्फ वेटेज के लिए हैं। ये मतलब रैंडम है कि मतलब नहीं नहीं, रैंडम नहीं है, मतलब वेटेज है। जब जैसे तुम इसमें देखो, इसमें मैंने 0,0 0 0 0 क्यों लिया? क्योंकि ये नंबर्स मतलब अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक बस वेटेज चाहिए ना उसकी, कि उस पिक्सल को मैं कितनी वेटेज दूंगा, तो वो उसके हिसाब से मैंने बोला कि मैं माइनस में जा रहा हूँ ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए। और मैं मिडल वाले की कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा, वेटेज ही नहीं ले रहा मैं मिडल वाले की। आगे ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा, मैं डायग्राम मतलब जैसे अपन कन्वॉल्व करते हैं तो अपने पास तीन वैल्यूज को अकॉर्डिंग अपन कन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 है। अगर तुम -1 0 1 ऐसे देखो तो तीन पिक्सल वैल्यूज है। मैंने फर्स्ट वाले को तो 1 वेट दिया, बीच वाले को 0 वेट दिया और उसके लेफ्ट वाले को -1 वेट दिया। इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास बीच वाले का मैंने कंसीडरेशन नहीं लिया, अगर वैसे है। आगे ज्यादा अच्छी तरह से मतलब बस ये अलग अलग नाम है, अलग अलग फिल्टर्स हैं। समझ में आ रहा है? फिल्टर्स है ये बस, इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। जैसे जहाँ 0 आएगा वहाँ पे एज बोलेंगे। हाँ, जहाँ इसमें देख लो एक बार, ये तुम्हारी एक वर्टिकल एज है, तुमने इसके ऊपर वर्टिकल फिल्टर लगाया। अब फिल्टर लगा के जैसे इसमें तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा कर्नल है और ये तुम्हारा आउटपुट है। तो अप्लाई कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? हर एक के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, उनका हर एक का इंडिविजुअल वो ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, प्लस ऐड कर रहे हैं उनका। तो वो एक वैल्यू सेंटर वाली वैल्यू पे पुट कर रहे हैं। जैसे इस केस के अंदर क्या आया देख सकते हो? इसमें कोई डाउट है? नहीं, देख लो एक बार। वो जो वैल्यू आई इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करके वो कहाँ ऐड होगी ना? अच्छा होगी, ऐड होगी क्योंकि हम कॉन्वोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? मेरे को पिछले स्लाइड में आपने बोला ना कौन सा वाले वेरिएबल होगा? हाँ, ये बोर्ड में लिखा था एक बार ये चीज मतलब मैं इसको वो करने की कोशिश की है अभी सिर्फ कि ये जो मैंने अभी बनाया था फॉर्मूला, जो मैंने अप्रोक्सीमेशन ली, उसको मैं कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ पिक्सेल्स को वेटेज अलग अलग दे दिया कि अगर मेरे पास अब इस साइड वाला होगा, अगर ये एज है और एज की इस साइड वाला होगा तो मैं उसको नेगेटिव वेटेज दे रहा हूँ और इस साइड को पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो अपने आप डिफरेंस हो गया ना। और मैं डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन तो कर रहा हूँ, तो डिफरेंस इस चीज का आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई प्लस कुछ पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस आ गया अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो अपने आप डेरिवेटिव हो गया ना। समझ में आया कि इस चीज को अभी तुम इसको इसके ऊपर कॉन्वोल्यूट करके ऐड करके कोशिश करो इस चीज को सेम, तो तुम्हारे को यही वैल्यू वापस मिल जाएगी। ये -1 तुम्हारा आई, ये वाला टर्म माइनस, ये वाला टर्म माइनस, और इन दोनों को ऐड किया। सही है? इस पे कोई डाउट? इसको तुम लोग अप्लाई करो अब इस पे। -1 इसको किया तो तुम्हारा ये टर्म माइनस आ गई, ये -1 ये वाली टर्म तुम्हारी माइनस आ गई, ये दोनों वाली तुम्हारी पॉजिटिव थी तो ये आ गया अपॉन 2 एप्सिलॉन। कोई डाउट? अब कॉन्वोल्यूशन में कोई डाउट? ये सिर्फ फिल्टर्स है, नाम के फिल्टर्स हैं ये। इसमें कोई डाउट? अब इसमें ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी एक वर्टिकल एज थी, इसके अंदर तुमने एक वर्टिकल फिल्टर ही लगा दिया तो उसके बाद तुम्हारी ऐसी वैल्यूज आएंगी। इन सब का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तो ये वाला फिल्टर तुम इसके अंदर लगाओगे, इस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर लगाओगे तो क्या होगा? 30 + 30 - 30, तो अपने आप 0 आ गया। इस सेम केस के अंदर ये करोगे तो टॉप लेफ्ट उस बॉक्स में ऐड करके। हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ नहीं। ये जो सम होता है पूरे
3/3 का, वो उसके टॉप लेफ्ट। हाँ मतलब कि जिस तुम पोजीशन पे ले रहे हो, अगर तुम इस पोजीशन पे ले रहे हो तो इसकी सेंटर वैल्यू पे चेंज होगा, इसलिए इसकी डायमेंशन जैसे अलग। मान ले तो 2x2 का कर्नल लगाता है तो फिर एक से डायमेंशन तेरा ओरिजिनल एरे का रिड्यूस हो जाता है, ऐसे 3x3 का लगाता है 2 से रिड्यूस हो जाता है। अभी तुम इसमें देखोगे, इस पे लगा रहे हो तुम, इसकी डायमेंशन बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्रॉस 8 है। इसकी डायमेंशन क्या है समझ में तुम्हारा? अब ये अगर तू कर्नल, अब अगर तू ऐसे लगाएगा तो इसकी सेंस नहीं है ना तेरे पास, ऐसे लगा सकता तू इस कर्नल को, इस केस में तो लगा नहीं सकता कभी भी। ये वाली केस तो कभी आएगी नहीं क्योंकि इन सब में तो वैल्यूज नहीं है, इसलिए तुमने यहाँ पे लिया और इस सेंटर वैल्यू पे लगा दिया इसी को, ठीक है। वैसे ही पर्पल वाले के अंदर देखो +30 -30 और फिर वो 0 हो गया। अब ग्रीन वाले के अंदर लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे तुम्हारा +30 आया बट बाकी सब वैल्यू 0 थी तो वहां पे 30 आ गया। तो तुम्हारा जो एज थी, एज की वैल्यू क्लियरली विजिबल होगी, बाकी सब वैल्यू 0 हो गई। इसमें कोई डाउट? कई बार जब डायमेंशन कंजर्व करने होते हैं तो फिर अपन हो सकता है एजेस के अंदर 0 लगा के कन्वर्ट कर ले, एक्स्ट्रा एज उनको पैडिंग कहते हैं। और मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, तुम आगे जाके तुम देख सकते हो। तो अलग अलग तरीके की पैडिंग्स होती हैं। अगर तुम एक और ऐसी लेयर, मतलब एक होती है मिरर पैडिंग होती है, तो जो यहाँ पे वैल्यूज होती हैं वही तुम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हो। या फिर एवरेज पैडिंग होती है, जो एवरेज इसका होगा इन 2 पिक्सल्स का वो तुम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। या फिर 0 0 0 भी कर सकते हो, ठीक है। पैडिंग का मतलब पैडिंग यूज करने में समझ में आ रहा है? पैडिंग क्यों यूज किया मैंने? पैडिंग इसलिए यूज किया कि अगर मेरे पास अब यहाँ पे बाउंड्री पे एक और लेयर आ जाएगी तो मेरे पास जो इनिशियल इमेज का डायमेंशन था वो कंजर्व हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है ना, 8x8 से 6x6 में जा रहा है। बट अगर मैं इसमें क्या बोलते हैं 9 के ऊपर 3 का डालूंगा तो ये 8 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास वो हो गया, कंजर्व हो गई। कोई डाउट इसमें? पैडिंग मतलब अभी रिलेटिव मतलब वो नहीं है, काम का नहीं है। 10 के ऊपर 3 डालना है तो फॉर्मूला ऐसा होता है S - F/2। मेरे को फॉर्मूला क्लियरली याद नहीं है बट एक फॉर्मूला होता है प्रॉपर, तुम देख लेना, ऐसा कुछ वो नहीं है, अभी जरूरत है मेरे साथ। ऊपर वाले पिक्चर इस पिक्चर में बस वो कॉन्वल्यूट करके दिखा रहा है कि इसके अंदर तुम कॉन्वल्यूट करोगे तो तुमको कैसे पिक्सल वैल्यूज आएगी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा एज लगाया है, नहीं एक्स्ट्रा एज नहीं लगाया है इसके उसमें इसमें डायमेंशन रिड्यूस इसमें सिर्फ सिखाने के पर्पस से तुम्हें बताया है, इसमें कुछ पैडिंग वगैरह यूज नहीं किया, सिर्फ सिखाने के पर्पस के लिए तुम्हें बताया है, ठीक है। कैसे है यहाँ पे तुम देख सकते हो, कोई भी एक केस ले लेते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा -13, क्योंकि फ्लिप होगा ना एक बार, एक वैल्यू फ्लिप होगी तो इसलिए वो यहाँ पे आएगा। ये देखिए 4 5 समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा वो है कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स है 1, 2, 2, इसको फ्लिप किया है, इसको फ्लिप किया है, अब यहाँ पे तुमने लगाई है तो यहाँ पे तुम्हारा -13 आ गया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? कर्नल एग्जैक्टली होता क्या? कर्नल एग्जैक्टली होता क्या है? अब तुम्हारे पास एक इमेज है, अभी तुम्हें एक कर्नल मतलब एक फिल्टर टाइप है, फिल्टर ही होता है वो एक, बट मतलब जब तुम एज अ सिर्फ फिल्टर लगाते हो तो उसको फिल्टर कहते हैं, बट तुम अगर उसको सेम फिल्टर को न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर लगाते हो तो उसको कर्नल कहते हैं। जो तुम्हारा सॉबेल है जो एज बताता है वो तुम्हारा फिल्टर है, लेकिन अगर तुम उस पर वेट लगा दोगे तो उसको न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या बोलते हैं, कर्नल कहते हैं। समझ में? कोई डाउट? ये अभी रिलेटिव नहीं है तुम्हारे उससे, अगर तुम आगे पढ़ना चाहोगे तो तुम पढ़ लेना, बट अभी कुछ रिलेटिव नहीं है तो तुम इसको अभी फिल्टर ही बोलो। कोई डाउट? इसमें अभी ये पूरा कैनी का प्रोसेस है कि कैनी कैसे आ रहा है। तो तुम्हारा अभी f कुछ बहुत ज़्यादा नॉइजी है, f ऑफ x। अब गॉसियन इन सिग्मा ऐसा कुछ फंक्शन होता है। अब इसको तुमने इसके ऊपर कॉन्वोल्यूट किया, इसको तुम फ्लिप कर रहे हो
फ्लिप करोगे चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक है। फ्लिप करोगे ये जो तुम्हारे वो है पीक्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे तुम्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि सिर्फ अगर तुम ऐसे ले रहे हो तो ये जो पिक्सल वैल्यू है वो इसके ऊपर ज्यादा वेट आ रहा है ना, बाकी सबके ऊपर कम आ रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब नॉइज रिड्यूस हो जाती है। बट इससे प्रॉब्लम क्या है अब लेकिन इसी फिल्टर को जब तुम इस पॉइंट पे लगाओगे तो इसकी भी कुछ वेट आएगा, इसका भी कुछ वेट आएगा, तो इसकी वजह से जो तुम्हारा इसमें तुम्हें को बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंज दिख रहा है ना, लेकिन अब जब तुम स्मूथ आउट कर दोगे तो तुम्हें इतना अब्रप्ट नहीं दिखेगा। तो इससे मतलब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो तुम्हारा नॉइस रिड्यूस हो रहा है बट इससे तुम्हारी इंफॉर्मेशन का भी लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे? कि इसमें तुम्हारी जो एज थी बहुत अब्रप्ट थी, तुम्हें क्लियरली विजिबल थी बट नॉइस बहुत ज्यादा था। बट इस केस के अंदर तुम्हारा नॉइस बहुत कम है बट जो तुम्हारी एज है वो इतनी अब्रप्ट नहीं है, थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज हो रही है। कोई डाउट इसमें? अभी इसके अंदर क्या किया मैंने, इसी जो ग्राफ था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। इसमें कोई डाउट कि ये कैसे आया? नहीं? फ्लिप क्यों करते हैं? हाँ, फ्लिप क्यों करते हैं? कॉन्वोल्यूशन हो जाए मतलब उसका, फ्लिप रीजन क्या है? क्योंकि एक तो वो हो जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाती है सबसे पहली बात, ठीक है। और क्या बोलते हैं मतलब फ्लिप इसीलिए करते हैं, एक तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लग जाती है और कॉम्यूटेटिव सॉरी, और तो कोरिलेशन से भी तुम वैसे कर सकते हो बट मेनली हमने देखा है कि जो जब फ्लिप करते हैं तभी ज्यादा बेटर होता है। अगर तुम देखोगे तो कोरिलेशन भी यूज में आता है बट कॉन्वोल्यूशन ज्यादा यूज में आता है। तो फ्लिप करने का कुछ सेंस मतलब ऐसा नहीं है बट हमने अपने प्रैक्टिस से सीखे कि हाँ कॉन्वोल्यूट जब हम करते हैं, जब फ्लिप करते हैं तब ज्यादा बेटर यूज होता है। इसमें कोई डाउट? ये चीज पार्ट क्लियर है सबको? अब इस केस में क्या है, मैंने वही f फंक्शन लिया, उसके अंदर ये चीज समझ में आया ये कैसे आया। ये जो हमारे पास जो गॉसियन फंक्शन था इसका डबल डेरिवेटिव अगर लूंगा तो ऐसा ही कुछ आएगा। इसमें कोई डाउट है कि ये फंक्शन कैसे आया? ये गॉसियन फंक्शन था तुम्हारा, इसके ऊपर मैंने लाप्लासियन लगा दिया। लाप्लासियन पता होगा सबको, डबल डेरिवेटिव होता है। समझ में आ गया ये कैसे आया? इसमें कोई डाउट? अब इसी को मैंने इसके साथ वो कर दिया, कॉन्वोल्यूट कर दिया, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया। अब मतलब एक और हो सकता था इसको मैं वापस डबल डेरिवेट कर देता, इसके मतलब एक और बार डेरिवेटिव ले लेता तो सेम चीज आती, ठीक है। बट मैं अब इसको अपने मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें तुम एफ में पहले वो कर रहे हो, फंक्शन के साथ कॉन्वोल्यूट कर रहे हो और फिर जाके तुम उसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हो। लेकिन इसमें क्या है, तुम पहले से उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, डबल डेरिवेटिव कर रहे हो और फिर कॉन्वोल्यूट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास स्टेप्स बहुत कम हो गए। तुम्हारे पास ये एक ही फंक्शन आया जिसको तुमने कॉन्वोल्यूट किया और तुम्हें ये एज मिल गई। बट इस केस में क्या था, तुम्हें पहले उसको कॉन्वोल्यूट करना पड़ रहा था, फिर डबल डेरिवेटिव लेना पड़ रहा था। तो तुम्हारे पास ये एक ही अपने आप में फिल्टर आ गया, उसको अप्लाई किया, तुम्हें जीरो क्रॉसिंग पे एज मिल गई। तो ये मतलब कॉम्प्यूटेशनली इफेक्टिव है बट अपने आप में वीक है क्योंकि तुम्हें अब डायरेक्शन नहीं पता इस केस में, क्योंकि जीरो क्रॉसिंग है। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? मतलब अब हम पहले क्या कर रहे थे, 2D के अंदर कर रहे थे बट अब हम उसको 3D के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? ये कैसे आया, समझ में आ गया? सिग्मा था, उसको मैंने x के अंदर डेरिवेटिव किया। ये तुम्हारा क्या था, गॉसियन फिल्टर था, तो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। उसको मैंने x के अंदर सिर्फ डेरिवेटिव ले रहा हूँ, दो टिप्स आ गई x एक्सिस के अंदर। अब इसमें y में डेरिवेटिव लिया तो y के अंदर दो टिप्स आ गई। कोई डाउट इसमें? ये चीज समझ में आ गई कैसे आया? इसमें मैंने लाप्लासियन ले लिया, मतलब जो बड़ा सा एक वो था फंक्शन जो 3D के अंदर एज क्या बोलते हैं पैराबोलॉइड था, बट उसको मैंने अब उसके ऊपर लाप्लासियन लगा दिया, तो ऐसा कुछ फंक्शन आया होगा। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट? नेक्स्ट करिए। ये तुम्हारा गॉसियन फिल्टर होता है। ये तुम्हारा जो हम अभी ये जो हम यूज कर रहे थे इसकी ये फंक्शन होता है। इसमें दो वैल्यूज हमें डिफाइन, एक ये जो सिग्मा की वैल्यू होती है ये डिफाइन करनी पड़ती है, और यू और वी तुम्हारा मान के चलो जो वो है क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है, उसका आई और जे वैल्यूज है। तो हर एक उसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं।
तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ गॉसियन कैसा दिखता है फिल्टर। मतलब गॉसियन को एज अ वेटेड एवरेज भी बोलते हैं, क्या क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूँ एक बार। फजी फिल्टर भी बोलते हैं उसको। अब जो तुम्हारा सेंटर पॉइंट होता है वो उसको सबसे ज्यादा वेट देता है। मतलब मान के चलो वो ऐसे बाहर निकल रहा है कोन टाइप्स, तो जो तुम्हारा सेंटर फील्ड वो होती है पिक्सल वैल्यू, उसको वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट देता है और बाकी सराउंडिंग्स को वो उससे कम कम देता है। तो इसका तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है गॉसियन कैसे यूज हुआ है? ये गॉसियन फिल्टर होता है, इसमें कोई डाउट? मतलब ये फिल्टर ऐसा ही दिखता है, फजी फिल्टर भी कहते हैं इसको, बहुत अलग अलग नाम है इसके, बट ऐसे कोन में निकला होता है और जो तुम्हारी मिडल वाली पिक्सल वैल्यू होगी उसको सबसे ज्यादा वेट देगा, बाकी सब जो सराउंडिंग होंगी उनको कम कम होता जाएगा और जो एजेस पे होंगी उनको ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता बट ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड होता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? अब इस फिल्टर को तुम दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हो। कैसे? तुम एक तो ऐसे ले लो कि ये तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू कम 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 ऐसे प्लस कुछ अल्फा ऐसे ले लो, ये हाईएस्ट वैल्यू और फिर डिक्रीज हो रही है। तो तुम इस फिल्टर को इन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? क्यों कर सकता हूं मैं? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, एक तरह से देखोगे सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, इसलिए मैं उसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहा हूं। और इसको अप्लाई करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं करूंगा तो मेरे को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n स्क्वायर हो जाएगा इस केस के अंदर। समझ रहे हो क्यों? लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, दो बार एडिशन होगा तो 2n हो जाएगा। आया समझ में? तो मतलब इतना तो पता होगा, जो अगर तुम स्क्वायर में बात जा रही है तो तुम्हारा वो कॉम्प्यूटेशनली लेस इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एडिशन के अंदर। ये समझ में आ गया? ये गॉसियन फिल्टर होता है और उसको मतलब ये कर्नल अप्रोक्सीमेट यही होता है। जैसा मैंने बोला, जो हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू होगी उसको सबसे ज्यादा वेट दे रहा है, बट जो सराउंडिंग है उसको थोड़ा सा कम, और जो लास्ट में उसको बहुत ही कम। समझ में आ रहा है? ऊपर सिग्मा स्क्वायर पहली बार, और क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज है ना, एवरेज भी तो लेना है तुमने, उसको वो ले लिया, सबको ऐड कर लिया, बट एक बार एवरेज के लिए तुम्हें सम से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है किसी को भी? मतलब कोडिंग टाइम ऐसे लिख दिया, सबका सेटअप कंप्लीट है। पाइथन पे क्या बोलते हैं ओपन सीवी और वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से बना चुके हो, किसी का हो ना बनाओ? नहीं बनाया? नहीं बना हुआ? किस किस का नहीं बना हुआ? अब मतलब तुमने वर्कशॉप अटेंड नहीं की थी? तो मतलब अभी क्या करना है, पहले सेटअप कर लें। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए।